तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि जिराया काकाशी नारुतो और सासुकी को लेकर एक ट्रेनिंग ट्रिप का प्लान बनाता है। अब आगे देखते हैं। अगले दिन सुबह की खामोशी थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। कोनाहा के दीवारों से दूर जंगल के किनारे एक कच्चे रास्ते पर 4 परछाइयां खड़ी थीं। नारुतो सबसे आगे था। पीठ पर हल्का सा बैग, कमर से बंधी तलवार और चेहरा हमेशा की तरह शांत। न कोई उत्साह, न कोई भाव। उसके पीछे काकाशी, हाथ जेब में, आंख आधी बंद, लेकिन ध्यान पूरा। जिराया थोड़ा पीछे खड़ा था, अपने सामान्य हंसी मजाक वाले रूप में नहीं, आज वो भी गंभीर था। और सबसे आखिर में सासुके, एक हाथ नहीं था। कपड़ों के नीचे बंधी पट्टियां साफ बता रही थीं कि घाव अभी नया है। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आखिरकार जिराया ने सन्नाटा तोड़ा। ये ट्रेनिंग ट्रिप सिर्फ पावर के लिए नहीं है। नारुतो ने हल्की नजर डाली। फिर किस लिए है? जिराया ने सीधा जवाब नहीं दिया। खुद जान जाओगे। चलते हुए सासुके बार बार रुक रहा था। एक हाथ से बैलेंस बनाना आसान नहीं था। काकाशी ने यह नोटिस किया, लेकिन उसने कुछ। थोड़ी देर बाद सासुके खुद बोल पड़ा, तुम लोग धीरे चल रहे हो, मैं रुक नहीं रहा। नारुतो ने पीछे मुड़कर देखा। बस एक सेकंड। उस नजर में कोई दया नहीं थी, कोई ताना भी नहीं। सीख जाओगे, बस इतना कहा और आगे बढ़ गया। सासुके का जबड़ा कस गया। वो गिरा नहीं, नहीं रुका। वो सीख रहा था कैसे एक हाथ से चक्र फ्लो बदलना है, कैसे वेट शिफ्ट करना है, कैसे कम मूवमेंट में ज्यादा असर लाना है। हर कदम दर्द दे रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। शाम तक वे एक खुले पथरीले मैदान में पहुंचे। चारों तरफ पहाड़, बीच में सूखी जमीन। जिराया ने कहा, यहीं से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। काकाशी ने कुनाई जमीन में गाड़े। रूल्स सिंपल हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस ट्रेनिंग। सासुके को यह अजीब लगा, नारुतो को नहीं। नारुतो चुपचाप एक ओर चला गया, आंखें बंद की। हवा अचानक बदलने लगी। नारुतो ने कोई बड़ा जुत्सु नहीं किया, कोई चक्र बस मूवमेंट। उसने अपने वार्म अप की एक्सरसाइज की, लेकिन काकाशी समझ गया। उसकी गति अब पहले जैसी नहीं थी। नारुतो अब दिखाई नहीं देता था, वो बस महसूस भी मुश्किल से होता था। कुछ देर बाद नारुतो अचानक रुका। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया। विंड चक्रा। पत्थर हवा में घूमा और बिना आवाज किए दूर पहाड़ में धंस गया। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई साउंड नहीं, बस प्रिसिजन। दूसरी तरफ सासुके खड़ा था, उसके सामने काकाशी। एक हाथ से लड़ना सीखो, काकाशी बोला। सासुके ने दांत भींचे। उसने शुरिकेन फेंके। पहले असंतुलन, फिर गिरावट, फिर धीरे धीरे सुधार। काकाशी ने सख्ती से कहा, कंट्रोल करना सीखो। सासुके ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में वही जलन थी, लेकिन अब उसके साथ फोकस भी था। रात में आग जलाई गई। चारों बैठे थे, लेकिन साथ नहीं। जिराया ने खाना बांटा। नारुतो ने बस थोड़ा सा लिया। काकाशी नारुतो के पास आया। तुम पहले से कुछ अलग लग रहे हो। नारुतो ने आग की लपटों को देखा। मैं वही नारुतो हूं। काकाशी ने उसकी तरफ देखा। तुम कुछ छुपा रहे। नारुतो ने पहली बार सीधा काकाशी की आंखों में देखा। नारुतो ने अपने बैग से एक छोटा सा सील्ड कंटेनर निकाला। काकाशी की आंखें तुरंत बदल गईं। ये क्या है? नारुतो ने सील खोला। एक आंख शारिंगान, लेकिन सामान्य नहीं। काकाशी की सांस थोड़ी रुक गई। नारुतो ने पूरी बात काकाशी को बताई। काकाशी को लगा कि उसने इसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रखा था और इसका इस्तेमाल आखिर में करने वाला था, तो ये किसी पावरफुल उचिहा की होगी। मेरे ख्याल से उचिहा नरसंहार के समय पर जो सबसे ताकतवर या महत्वपूर्ण उचिहा थे, वो थे फुगाकू उचिहा, साजुकी के पिता, या फिर शिशुई उचिहा, इटाची के बड़े भाई। जैसा एक तरह से उसका मेंटोर भी कह सकते हैं। उसकी लाश हमें कभी नहीं मिली और ना ही हमें उसकी मौत की असल सच्चाई के बारे में कभी पता चला। तो ऐसा हो सकता है कि शिशुई उचिहा के शारिंगान में कोई बेहतर शक्ति हो, जिसे पाने के लिए डेंजो ने उसे मरवा दिया हो और वो शारिंगान को अपनी आंख में इम्प्लांट करके रखा हो, सेफ्टी के लिए। खैर, अब हम बस इसकी पॉसिबिलिटी ही निकाल सकते हैं। आग की रोशनी में वो आंख डरावनी लग रही थी। काकाशी ने धीरे से कहा, कहीं तुम इसे इम्प्लांट करने की तो नहीं सोच रहे?
नारुतो ने सिर हिलाया। मैं अभी बस इसके बारे में सोच रहा हूं। जिराया चुप था। उसके चेहरे पर कोई मजाक नहीं। ककाशी ने कंटेनर बंद किया। ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा ही होगा, और वैसे भी तुम जो करने की ठान लेते हो तो कौन सा किसी की सुनते हो। आग बुझ रही थी, हवा ठंडी हो गई थी। सासुके ने दूर से ये सब देखा था। वो नहीं जानता था कि आग क्या है, लेकिन उसे समझ आ गया था। नारुतो उससे फिर एक कदम आगे निकल चुका था। नारुतो उठकर अंधेरे में चला गया। ट्रेनिंग फिर शुरू हो चुकी थी, और ककाशी के मन में सिर्फ एक विचार था। चारों ओर पहाड़ों से घिरा वो इलाका अब उनका अस्थायी प्रशिक्षण स्थल बन चुका था। हवा ठंडी थी, लेकिन वातावरण में एक अस्वाभाविक भालीपन था। नारुतो अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आंख पर मोटी पट्टी बंधी हुई थी। उसके सामने ककाशी खड़ा था। शारिंगन एक्टिव था, नजरें गहरी और सतर्क। थोड़ी दूरी पर सासुके खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना गुस्सा और जिद जल। जिराया चट्टान पर बैठा था। आज वो मजाकिया नहीं था। उसकी आंखें बता रही थीं कि वो कुछ गलत होते देख रहा है। काकाशी ने गहरी सांस ली। ये आखिरी बार पूछ रहा हूं, उसने कहा। अगर तुमने ये रास्ता चुना तो लौटने का रास्ता नहीं बचेगा। नारुतो ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए पट्टी खोल दी। एक आंख अब उसकी अपनी नहीं थी। वो शिसुई उचिहा की मांगेक्यो शारिंगन थी। सासुके की सांस अटक गई। उसकी मुट्ठी अपने आप कस गई। काकाशी ने शारिंगन से नारुतो को देखा और एक पल के लिए उसका शरीर सिहर गया। ये आंख उसे अस्वीकार नहीं कर रही। काकाशी ने धीमे स्वर में कहा, ये स्वीकार कर रही है। जिराया का चेहरा सख्त हो गया। ये सामान्य नहीं है। मांगेक्यो शारिंगन का प्रत्यारोपण मानसिक यातना भरा होता है। स्मृतियां टकराती हैं, चक्र असंतुलित होता है, दर्द शरीर को तोड़ देता है। लेकिन नारुतो बस जमीन पर बैठ गया, आंख बंद, श्वास स्थिर। कोई चीख नहीं, कोई कांपना नहीं। जब उसने आंख खोली, शारिंगन सक्रिय था। 3 टोमे, पूर्ण नियंत्रण। काकाशी की आवाज धीमी हो गई। वो इसे चला नहीं रहा, वो इसके साथ तालमेल बैठा रहा है। नारुतो ने कहा, इस आंख को इस्तेमाल करना कठिन नहीं है, इसे दबा कर रखना कठिन है। सासुके ने दांत भींच लिए। एक उचिहा होकर भी उसे अपनी आंखों पर नियंत्रण पाने में वर्षों लगे थे, और ये जैसे पहले से ही तैयार था। अगले हफ्तों में प्रशिक्षण शुरू हुआ। काकाशी लगातार भ्रम, झूठे आक्रमण और जाल बिछाता। नारुतो देखता, पहले धीरे, फिर तेज, फिर भयावह रूप से सटीक। वो सिर्फ गति नहीं पढ़ रहा था, वो इरादे पढ़ रहा था। समय बीतता गया। सासुके एक हाथ से लड़ने में बेहतर होने लगा। उसकी चाल सुधर रही थी, उसका संतुलन मजबूत हो रहा था। नारुतो बदल रहा था। शारिंगन को वो ढक कर रखता, लेकिन जब खोलता तो पूरा युद्ध क्षेत्र उसी का हो जाता। एक दिन काकाशी ने कहा, आंख बंद रखो, केवल संवेदनाओं से लड़ो। नारुतो ने आंख बंद की और फिर भी काकाशी के हमले को रोक दिया। जिराया ने गहरी सांस ली। ये लड़का अब आंखों पर निर्भर नहीं है। रात का समय था। नारुतो अकेला खड़ा था। उसके चारों ओर हवा अजीब ढंग से कांप रही थी। काकाशी ने महसूस किया, चक्र प्रवाह बदला हुआ है। एक कुनाई फेंकी गई। नारुतो के पास आते ही वो गिर गई, बिना छुए। केवल एक क्षण के लिए बिजली चमकी, फिर सब अदृश्य। जिराया उठ खड़ा हुआ। ये क्या था? नारुतो ने शांति से कहा, बस आजकल एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अगले दिन सुबह का समय था। काकाशी और जिराया नारुतो के सामने खड़े थे। वे उस एक्सपेरिमेंट की असली ताकत और उसके बारे में जानना चाहते थे, लेकिन उसके चारों ओर एक अदृश्य दबाव था। दिखता नहीं, काकाशी ने कहा, लेकिन मौजूद है। नारुतो ने सिर हिलाया। इसीलिए ये प्रभावी है। नारुतो ने समझाया नहीं, उसने दिखाया। एक कुनाई फेंकी गई। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, बिजली चक्र ने उसे बाहर फेंक दिया। कोई विस्फोट नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ टकराव के क्षण में हल्की चमक। नारुतो ने कहा कि जब मैं राइकेगा से लड़ा था, तब मैंने उसका लाइटिंग चक्रा कवच देखा था। काकाशी की आंखें खुली रह गईं। जिराया इस बात को पहले से जानता था। फिर नारुतो ने कहा, राइकेगा सा कवच दिखता है, मेरा नहीं। सासुके चुप था। उसकी आंखों में अब जलन नहीं, अब सिर्फ भय था। अगले महीनों में प्रशिक्षण नर्क बन गया।
नारुतो ने शारिंगान और संवेदनाओं का तालमेल बनाया, बिजली कवच को स्वतः प्रतिक्रिया योग्य बनाया, ताइजुत्सु को और घातक किया। कभी वो जीतता, कभी उसे जमीन पर गिराया जाता, लेकिन हर बार वो उठता, भावहीन, अडिग। एक रात जिराया बोला, इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। काकाशी का शारिंगन सक्रिय हुआ। जिराया का दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। लड़ाई शुरू हुई। घूंसे असली थे, लातें हड्डियां तोड़ने वाली। नारुतो दोनों के बीच अदृश्य बिजली की तरह चलता। लेकिन जिराया का एक प्रहार लगा, काकाशी का एक प्रहार लगा। नारुतो पीछे हटा। वो न मुस्कुराया, न क्रोधित हुआ, बस और तेज हो गया। लड़ाई रोकी गई। जिराया हाँफ रहा था, काकाशी घायल था। नारुतो खड़ा था, थका हुआ, लेकिन गिरा नहीं। जिराया ने कहा, ये लड़का हमसे आगे जा रहा है। काकाशी ने नारुतो को देखा, लेकिन अभी भी हम उसे चोट पहुंचा सकते हैं। नारुतो ने शांत स्वर में कहा, तब तक ठीक है, जब तक कोई मुझे रोक सकता है। रात गहरी हो चुकी थी। एरिया पूरी तरह शांत था, लेकिन उस शांति के नीचे कुछ बदल रहा था। नारुतो चट्टान पर बैठा था, सांस सामान्य, शरीर थका हुआ पर स्थिर। अचानक उसकी दाईं आंख में हल्की जलन हुई। एक पल के लिए दृष्टि धुंधली हुई। नारुतो एकदम से जमीन पर गिर गया और फिर शारिंगन अपने आप बंद हो गई। कोई दर्द नहीं, कोई झटका नहीं, बस बंद। नारुतो ने आंख झपकाई, सामान्य दृष्टि। वो चौंका नहीं। उसने दोबारा चक्र प्रवाह बढ़ाया और शारिंगान फिर से सक्रिय हो गई। पूर्ण स्थिरता। फिर उसने एक बार ट्राई किया और आंख फिर बंद। नारुतो की भौं हल्की सी उठी। तो अब ऐसा है, उसने धीमे से कहा। काकाशी कुछ दूरी पर था और उसने सब देख लिया। उसकी आंखें फैल गईं। ये अपने आप बंद हुईं। उसने अविश्वास में पूछा। जिराया पास आया। उसकी अनुभवी इंद्रियां भी चौंक चुकी थीं। नारुतो, जिराया ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुमने जानबूझकर बंद की? नारुतो ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन अब मैं कर सकता हूं। काकाशी के लिए यह अस्वीकार्य था। यह असंभव है, उसने कहा। शारिंगान कोई साधारण आंख नहीं है। उचिहाई से बचपन से नियंत्रित करना सीखते हैं। जिराया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, यह सामान्य नहीं था। नारुतो ने आंख बंद रखी। उसे राहत महसूस हो रही थी। शारिंगान लगातार चक्र खा रही थी। अब जब वो चाहे तभी उपयोग। यह अच्छा है, नारुतो ने कहा। अब चक्र बेकार नहीं जाएगा। काकाशी और जिराया एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें नहीं पता था ये कैसे हुआ या किसने करवाया। उस रात नारुतो ध्यान में बैठा था। चारों ओर अंधेरा। अचानक एक भारी गहरी हड्डियों तक उतर जाने वाली आवाज। तो आखिरकार नारुतो की आंखें खुली। वो अब अपने भीतर खड़ा था। विशाल द्वार उसके पीछे, दो जलती हुई आंखें। नारुतो समझ गया। तो तुम हो, उसने बिना डर के कहा। एक धीमी खतरनाक हंसी गूंजी। काफी समय लग गया बच्चे, लेकिन अब तू सुनने लायक बन गया है। नारुतो हल्का सा मुस्कुराया, वो मुस्कान जो कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। उसने कहा, अगर तू मुझे रोकने आया है तो देर हो चुकी है। कुछ पल की चुप्पी। फिर कुरामा बोला, मैं तुझे रोकने नहीं आया। नारुतो की गर्दन जरा सी झुकी। तो मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू क्या है। नारुतो बोला, मैं एक हथियार हूं जिसने खुद चलना सीख लिया। कुरामा की पूंछें हिली। हथियार टूट जाते हैं। नारुतो की आंखें ठहरी। नारुतो ने पहली बार भीतर की ओर ध्यान दिया। तू मुझे दया सिखाने नहीं आया, उसने कहा। तो ये भाषण किस लिए? कुरामा हंसा नहीं, पर उसकी आवाज में कुछ तेज हुआ। क्योंकि तू अब उस मोड़ पर है जहां से राक्षस बनना आसान है। नारुतो की आवाज ठंडी रही। राक्षस बनना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब राक्षस अंधा हो जाए।
कुछ पल तक कुछ नहीं बोला गया। फिर नारुतो ने पूछा, शेरिंगन अपने आप बंद क्यों हुआ? कुरामा की आंखें सक्रिय हुईं। क्योंकि तूने उसे बंद किया, मैंने नहीं। भारी शब्द। तेरा शरीर अब सिर्फ सीख नहीं रहा, वो निर्णय लेने लगा है। नारुतो चुप रहा। तो मैं क्या बन रहा हूं? कुरामा आगे झुका। कुछ ऐसा जिसे दुनिया ने पहले नहीं देखा। फिर उसकी आवाज धीमी हुई। ट्रेनिंग ट्रिप खत्म हुई। जिराया ने नारुतो और सास्के को वापस कोनोहा ले जाने का फैसला किया। कोनोहा पहुंचने पर सुनाडे को पूरी रिपोर्ट दी गई। कुछ दिनों बाद शाम को दरवाजा खुला। एक आनबू अंदर आया। उचीहा सासुके। उसकी आवाज सपाट थी। तुम्हारे लिए एक सी रैंक मिशन अप्रूव हुआ है। सास्के चौंका। सी रैंक? उसकी आवाज में अपमान था। आनबू ने जवाब नहीं दिया, बस स्क्रोल आगे बढ़ाया। तुम जाओगे। यही बात अजीब थी। सास्के ने स्क्रोल लिया। काम, सूचना एकत्र करना, कोई टकराव नहीं। सास्के को थोड़ी बेइज्जती महसूस हुई, पर वो चला गया। कुछ दिनों के बाद वो मिशन से लौट रहा था। सास्के अकेला आगे बढ़ रहा था। जंगल की जमीन ठंडी थी और हर कदम के साथ उसे अपने कटे हुए हाथ की कमी महसूस हो रही थी। हवा में अजीब सी गंध थी, नमी और कुछ सड़ा हुआ। सास्के रुका। उसने चारों तरफ देखा। कोई है, लेकिन आवाज नहीं थी, चक्र भी नहीं, बस एक एहसास जैसे कोई उसे परख रहा हो। छाया से आवाज आई, एक हाथ से चलना अब आदत बन गई है ना? आवाज बहुत पास थी। सास्के पलटा। कुनाई एक ही हाथ में तनी हुई। कौन है? पेड़ों के बीच जमीन जैसे हिलने लगी और फिर वो बाहर आया। लंबा शरीर, पीली आंखें, मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। सासुके की सांस थम गई। तुम? उसकी आवाज में गुस्सा था, डर नहीं। अब भी जिंदा हो? ओरोचिमारू हंसा। जिंदा? सासुके, मैं तो कभी मरा ही नहीं। दोनों के बीच कोई हमला नहीं हुआ। ओरोचिमारू आगे नहीं बढ़ा, सासुके पीछे नहीं हटा। मैं यहां तुम्हें लेने नहीं आया, ओरोचिमारू ने कहा। अभी नहीं। सासुके की आंखें संकरी हुईं। तो चले जाओ। इतनी जल्दी? ओरोचिमारू की नजर सासुके के कटे हुए हाथ पर गई। कीमत चुकानी पड़ी, उसने धीमे से कहा। लेकिन तुमने समझा नहीं। क्या नहीं समझा? ओरोचिमारू की आवाज बदल गई कि असली ताकत हमेशा बलिदान मांगती है। सासुके की मुट्ठी कस गई। ओरोचिमारू बोला, नारुतो को देखो, उसने बलिदान दिया। किसका? सासुके फट पड़ा। अपने आप का। हवा ठंडी हो गई। वो अब वही लड़का नहीं है, ओरोचिमारू ने कहा, और यही बात तुम्हें सबसे ज्यादा जलाती है। सासुके ने हमला नहीं किया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूटने लगा। ओरोचिमारू ने हाथ फैलाए। मैं तुम्हें ताकत नहीं दे रहा, उसने कहा, मैं बस पूछ रहा हूं। उसकी आंखें चमकीं। क्या तुम एक हाथ से ही उसके बराबर खड़े रह सकते हो? सासुके चुप रहा। ओरोचिमारू आगे झुका। और फिर, क्या तुम डरते हो कि अगली बार वो तुम्हारा सिर भी काट सकता है? सासुके ने कुनाई नीचे कर दी। ओरोचिमारू पीछे हटने लगा। जब तुम्हें लगे कि रास्ता अकेले तय करना मुश्किल हो रहा है, उसकी आवाज गूंजी, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। जमीन में दरार पड़ी और वो गायब हो गया। उसी रात कोनोहा में नारुतो ध्यान में बैठा था। अचानक उसकी एक आंख खुली। सांप ने फिर रेंगना शुरू कर दिया है। कुरामा की आवाज आई, मैं जानता हूं। उचीहा? हां। कुछ पल की चुप्पी के बाद कुरामा बोला, तू रोकेगा? नारुतो ने आंखें बंद कर लीं। नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो गिरा, उसकी आवाज ठंडी थी, तो वो मेरी वजह से नहीं होना चाहिए। हवा शांत हो गई। अगले दिन जब ककाशी और नारुतो मार्केट से जा रहे थे, तो नारुतो ने ककाशी से कहा कि कुछ हलचल हो रही है सासुके के मन में और जंगल में सांप बाहर निकल चुका है। ककाशी समझ गया कि नारुतो ओरोचिमारू की बात कर रहा है, और सास्के को अब भी लगता है कि ओरोचिमारू उसे ताकत देगा।
कुछ दिनों तक ककाशी सास्के के ऊपर नजर रख रहा था, उसे ट्रेनिंग में उलझा कर रखता और विलेज में भी ध्यान देता। लेकिन 7 दिन बाद सुबह शांत भी, सूरज की रोशनी सभी के अंदर एक नया जोश भर रही थी। तभी एक अनबू सुनाडे के पास आया। अनबू ने सुनाडे को सूचना दी, उचीहा सास्के ने विलेज छोड़ दिया है। ककाशी, जिराया और बाकी सभी टेंशन में इकट्ठा हुए। नारुतो अकेला एक लकड़ी के खंबे से टिक कर खड़ा था, बिना किसी एक्सप्रेशन के। ककाशी ने नारुतो की तरफ देखा, हल्की चिंता के साथ। नारुतो, सास्के चला गया है। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि नारुतो शॉक होगा या गुस्सा या कम से कम कुछ रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन नारुतो बस धीरे से सिर घुमाता है, आंखों में बिल्कुल खालीपन। नारुतो, हाँ, मुझे पहले से पता था ऐसा कुछ होगा, मैंने ककाशी सेंसे को बताया भी था। जिराया भौएं सिकोड़कर नारुतो को देखने लगा। सुनाडे के मन में भी असहजता की एक रेखा खिंच गई। नारुतो आगे बढ़ा, हाथ जेब में डालकर बिना किसी टेंशन के बोला, उचीहा हमेशा भागते हैं, ये भी भाग गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब जो कुछ ऑर्डर हो मुझे बता देना, जैसा भी करना उसे वापस लाना, जिंदा या फिर जैसा बचे वैसा ही। उसके शब्दों में ना दर्द था ना गुस्सा, बस ठंडी सच्चाई। जिराया ने नारुतो की आंखों में वही खतरनाक चमक देखी जिसे आम शिनोबी सहन नहीं कर सकते। तुम उसे अपना दोस्त नहीं मानते? नारुतो ने कुछ नहीं बोला। सुनाडे ने गंभीर स्वर में उससे पूछा, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है कि सास्के एक गद्दार बन रहा है? शिकामारू, जो अभी अंदर आया था, नारुतो की कोल्डनेस देखकर सहम गया। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि कोई अपने टीममेट के भागने पर इतना खाली कैसे रह सकता है। नारुतो मुड़ता है और बाहर चलता है, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बार रुकता है, पीछे देखे बिना, एक भावहीन आवाज में, कल सुबह बता देना होकागे गद्दार को किस हालत में वापस चाहेंगी, जिंदा या फिर। और वो गायब हो जाता है। हवा में सिर्फ उसकी खतरनाक ऑरा की दहशत बचती है। सुनाडे, जिराया, ककाशी, तीनों को उस पल समझ आया, नारुतो अब किसी के लिए रुकने वाला नहीं था। वो सिर्फ मिशन के लिए जीता है और उसकी नजरों में सास्के कोई खास नहीं, बस अगला टारगेट है। रेगिस्तान में एक खुफिया ठिकाने पर सांपों की गंध, सीलन भरी दीवारें और कांच के सिलेंडरों में तैरते अनगिनत नमूने, ओरोचिमारो की भूमिगत प्रयोगशाला हमेशा की तरह अंधेरी और ठंडी थी। लेकिन आज हवा में एक हल्की सी उत्तेजना थी, जैसे कोई बड़ा प्रयोग पूरा होने वाला हो। सास्के पत्थर जैसी शांति के साथ खड़ा था। उसका दायां कंधा, जहां कभी हाथ हुआ करता था, अब एक साफ काले टांकों वाली जगह थी। दर्द तो कब का सह चुका था, अब बस क्रोध बाकी था और लक्ष्य। ओरोचिमारू अपनी लंबी जीभ अंदर समेटते हुए धीरे धीरे बोला, तुम्हें नया हाथ चाहिए था, पर साधारण मानव हाथ तुम्हारे लिए बेकार होता। तुम्हारा शरीर उचीहा जेनेटिक्स का बोझ भी उठाता है और ताकत भी, इसीलिए मैंने। उन्होंने अपनी उंगलियां चटकाईं। एक सांप फिसलता हुआ वहां पहुंचा, उसकी पूंछ में एक कांच का कंटेनर पकड़ा हुआ, जिसके अंदर हरी सी रोशनी टिमटिमा रही थी। हाशिरामा सेल्स, ओरोचिमारो ने फुसफुसाया, और तुम्हारे डीएनए के साथ एक स्टेबलाइज्ड सिंथेसिस। ये हाथ सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं, एक नया अध्याय है। सास्के की लाल शारिंगन भरी आंखें कांच के कंटेनर पर टिक गईं। इसका दुष्प्रभाव। ओरोचिमारू मुस्कुराया, वही पतली डरावनी मुस्कान। हर शक्ति की कीमत होती है, पर तुम्हारे अंदर वो सब देने का हौसला है। तुम पहले भी मर चुके हो और हर बार लौटे हो। प्रक्रिया शुरू हुई। हाशिरामा सेल्स आधारित हाथ धीरे धीरे सास्के के कंधे से जुड़ने लगा। उसकी नसें फैलती गईं, जैसे जीवित बेलें किसी पेड़ में घुस रही हों। मशालें कांपने लगीं, मानो पूरा कमरा इस परिवर्तन को देखने आया हो। दर्द, जैसे आग, जैसे बिजली। सास्के की सांसें भारी हो गईं, पर उसने एक बार भी चीख नहीं मारी। ओरोचिमारू संतुष्ट होकर देखने लगा। उसकी आंखों में एक शोधकर्ता की चमक थी, इंसान की नहीं। कुछ मिनटों बाद सास्के ने नया हाथ खोला। उंगलियां मुड़ीं,
कसकर बंद हुईं। एक झटके में पूरे कमरे में चक्र की धड़कन फैल गई। ये हाथ अलग था, साधारण नहीं। इसमें एक अजीब सी गर्मी थी, एक खतरनाक संभावनाओं का दायरा। अब तुम तैयार हो, ओरोचिमारू ने फुसफुसाते हुए कहा। पर एक सलाह, शारिंगान और सेंजू सेल्स की संगतता बहुत नाजुक है। जितना इस्तेमाल करोगे उतना कीमती बनोगे और उतना अकेले भी। सास्के ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नई उंगलियों को देखा और समझ गया कि अब उसकी राह किसी और तरफ मुड़ने वाली है। अगले दिन दोपहर का सूरज जंगल की छतरी पर अटका था। कोनोहा से कुछ दूर सुनाडे और जिराया एक साथ खड़े थे। दोनों शांत, पर दोनों की आंखों में एक ही डर था। सुनाडे, हमें नारुतो को विलेज से थोड़ी दूरी पर रखना होगा। ये जितना शक्तिशाली हो रहा है उतना अनप्रेडिक्टेबल भी। जिराया, अगर ये कभी गलत दिशा में गया तो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम होगी, सिर्फ कोनोहा को नहीं। नारुतो सामने खड़ा था, हाथ जेब में, बिल्कुल पत्थर सा, बिना किसी भाव के। सुनाडे ने नारुतो को एक मिशन के लिए जाने को कहा। नारुतो धीमे से सिर हिलाता है। सुनाडे को उसके चेहरे में एक भी भावना नहीं दिखी, न पूछना, न विरोध, न कुछ कहना, बस मिशन एक्सेप्ट करना और चल देना। यही नारुतो था, यही अब वो बन चुका था, और वो अंधे जंगल में गायब हो गया। नारुतो अपने मिशन पर था, वो जंगल से होकर जा रहा था। जंगल गहरा था, पेड़ ऊपर तक खिंचे हुए, हवा भारी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी। नारुतो लगातार कई दिनों से कोनोहा से बाहर था। उसके कदम इतने हल्के थे कि पत्तियां भी नहीं हिलती थीं, और उसका मूवमेंट डोमेन हमेशा फैला रहता। तभी अचानक नारुतो रुक गया। हवा में क्ले की मिट्टी जैसी गंध थी, एक हल्का, बहुत ही फेंट वाइब्रेशन। लेकिन नारुतो का सेंसिंग इतना शार्प था कि वो तुरंत समझ गया कि ऊपर कोई है। बस एक धीमी नजर ऊपर डाल दी, और अगले ही सेकंड आकाश से एक बड़ा सफेद क्ले बर्ड नीचे उतरता दिखा। उस पर दो आकृतियां थीं। नारुतो ने दोनों को पहचान लिया। उसने बस एक लाइन सोची, अकात्सुकी। क्ले बर्ड नीचे आता है पर रुक जाता है। डेडारा सबसे पहले बोलता है अपनी अकड़ के साथ। काफी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। नारुतो उजुमाकी, ब्लैक फॉक्स ऑफ द लीफ, इस जंगल के बीच अकेला। नारुतो बस उन्हें देखता है, जैसे वो किसी मूर्ति को देख रहा हो। कोई क्यूरियोसिटी नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस एक ठंडी, खाली नजर। ससोरी धीरे धीरे नारुतो को ऑब्जर्व करता है। उसकी पपेट आइज आधी खुली थीं, शांत। ससोरी बोला, हमारे रास्ते में मत आना लड़के। उसकी आवाज धीमी और फ्लैट थी। हमारा मिशन अर्जेंट है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। नारुतो बिना ब्लिंक किए सुनता रहा। कोई रिएक्शन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, न कोई जवाब। डेइडारा थोड़ा मुंह बनाता है। उसे नारुतो की इग्नोरेंस चुभ रही थी। इसे देखो ससुरी, ये हमें ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे हम कोई मामूली शिनोबी हों। मुझे ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता। नारुतो फाइनली बोलता है, आवाज पत्थर जैसी ठंडी, तुम चूजों से मुझे कोई मतलब नहीं है। ससुरी ने ये एक वाक्य सुना और समझ गया, ये लड़का फाइट नहीं ढूंढ रहा, वो सिर्फ अपने मिशन पर है। पर डेइडारा का ईगो, वो इतनी आसानी से नहीं रुकता। डेइडारा बोला, तुम मुझे ऑर्डर दोगे? वो एक क्ले बॉम्ब निकालता है। चलो देखते हैं कितना ईगो है तुम्हारे अंदर, हाँ? ससुरी उसे रोकने की कोशिश करता है। डेइडारा, रुको, हमें जल्दी है, गारा हमारा टारगेट। नारुतो बीच में बोल देता है, गारा? एक छोटी लगभग अनसेंस्ड आईब्रो ट्विच, बस इतना ही। फिर आवाज नीचे गिरती हुई बर्फ जैसी ठंडी। नारुतो बोला, जल्दी से रास्ते से हटो, मेरे पास तुम्हारी नौटंकी देखने के लिए समय नहीं है। डेइडारा का माथा तन जाता है, अब तो लड़ाई होगी। और वो क्ले को अपने हाथ के मुंह में डाल देता है, बड़ी जल्दी से एक छोटे एक्सप्लोसिव बर्ड को शेप देता हुआ। डेइडारा क्ले बर्ड फेंकता है, वो उड़ते हुए नारुतो के पास आता है। जैसे ही बॉम्ब नारुतो के पास पहुंचता है, एक इनविजिबल लाइटनिंग फोर्स उसे हवा में ही भस्म कर देती है। डेइडारा सुन्न हो गया। ये क्या था? नारुतो बस उसे देखता है, अभी भी बिना एक्सप्रेशन के। नारुतो, अभी मेरा मन नहीं है, मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा।
सासुरी फाइनली समझ गया ये लड़का खतरनाक है और ये लड़ाई अनचाही है। सासुरी बोला, डेदरा रुक जाओ, अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें कुछ काम भी है। पर डेदरा पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो नारुतो की तरफ इशारा करता है। डेदरा बोला, वो मेरे रास्ते में खड़ा है और मुझे अपना रास्ता साफ करना पसंद है। नारुतो फाइनली शारिंगान एक्टिवेट करता है। सासुरी पहली बार देखता ही रह जाता है। ससोरी बोला, शारिंगान। नारुतो थोड़ी देर डाइडेरा को देखता है और शांत स्वर में कहता है, तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। और नारुतो गायब, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी आवाज के। डाइडेरा पलक झपकता है, नारुतो उसके पीछे खड़ा है। डाइडेरा पसीना बहा देता है। पहली बार उसे फाइट ना चाहने का रिग्रेट आता है। नारुतो की आवाज आती है, आखिरी बार बोल रहा हूं, तुम मेरे रास्ते में हो, हटो, नहीं तो कभी किसी के रास्ते में आने के लायक नहीं बचोगे। ससोरी तुरंत स्टेप लेकर डाइडेरा के सामने आ जाता है। ससोरी बोला, बहुत हुआ डाइडेरा, और नारुतो हम जा रहे हैं। नारुतो कुछ नहीं बोलता, बस एक बार साइडवेज देखता है, जैसे कह रहा हो, अच्छा किया। डाइडेरा कुछ कहना चाहता है, लेकिन ससोरी की नज़र उसे चुप करा देती है। क्ले बर्ड फिर आसमान में उठता है। नारुतो उन्हें जाता हुआ भी नहीं देखता, बस वापस अपने रास्ते की तरफ मुड़ जाता। जैसे ही वे दूर जाने को होते हैं, नारुतो की आवाज़ पेड़ों के बीच शांत हवा की तरह बहती है। नारुतो, अगर अगली बार तुम मेरे सामने आए तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और जंगल फिर से डेड साइलेंट। जंगल पूरी तरह शांत था, उतना शांत जितना केवल बारिश से ठीक पहले होता है। नारुतो पेड़ की शाखाओं पर लगभग बिना आवाज के चल रहा था। कुछ दूरी पर जाकर डाइडेरा बोला, उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वो हमें समझता क्या है? हमें ऑर्डर मिला है एक जिंचुरिकी को पकड़ने का, वो हम करेंगे, अब चाहे वो 1 टेल हो या 9 टेल। सासोरी गुस्से में बोला, चुप रहो, बेकार की बातें मत करो। डाइडेरा ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन डाइडेरा की आंखों ने सिर्फ एक झलक पकड़ ली थी कि अब नारुतो को खत्म करना है। डाइडेरा की सांस भारी हो गई। सासोरी ने तीखी नजर डाली, हम उसे पकड़ने नहीं आए हैं, ध्यान मिशन पर रखो। लेकिन डाइडेरा के अंदर अचानक एक अजीब सी चिंगारी जल उठी, क्रोध, घृणा और जुनून की चिंगारी। वो बच्चा मुझे नजरअंदाज करके निकल गया, ये मेरा अपमान है। सासुरी ने कुछ नहीं कहा, वो आगे बढ़ गया। डाइडेरा वहीं रुक गया, उसकी आंखों में पागलपन की हल्की चमक। नारुतो अब एक सूखे पेड़ के तने के पास रुका। उसने जमीन पर गिरा हुआ चिड़िया का बच्चा उठाया। उसका ध्यान अचानक पीछे एक जोरदार आवाज पर गया, नारुतो उजुमाकी। नारुतो ने गर्दन घुमाई भी नहीं। वो आवाज इतनी चाइल्डिश, इतनी बेवकूफी भरी थी कि उसे अंदाजा हो गया था कि डाइडेरा। नारुतो बस खड़ा रहा, कोई एक्सप्रेशन नहीं। डाइडेरा पेड़ की शाखाओं पर खड़ा था, एक क्ले बर्ड उसके नीचे बन चुका था। डाइडेरा, तुम मुझे देखकर भाग क्यों गए? डर गए थे? नारुतो की आंखों में एक बीमार सी खाली ठंडक थी। मुझे तुझमें और तेरी बकवास आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डाइडेरा का गुस्सा फट पड़ा। तुम्हारी ये बेइज्जती नहीं सहूंगा। मैं वापस आया हूं सिर्फ तुम्हें कुचलने के लिए। नारुतो ने हल्के से सांस छोड़ी, जैसे कोई थका हुआ आदमी बेवकूफ से बात कर रहा हो। नारुतो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, उसका एक्सप्रेशन बिना किसी इंसानी एहसास के, उसकी आंखों में सिर्फ मौत की झलक। डाइडेरा को एक पल को लगा उसकी रीढ़ जम गई। नारुतो बोला, तुझे मरने की बहुत जल्दी है? मैंने पहले भी चेतावनी दी थी कि अगली बार मिले तो वो आखिरी दिन होगा, पर तुमने तो उसका मुहूर्त खुद निकल लिया। डाइडेरा ने दांत पींचे, इस एटीट्यूड के साथ जिएंगे नहीं तुम। क्ले बर्ड तेजी से नारुतो की ओर गिरा। बर्ड फटा, एक्सप्लोजन का शॉकवेव चारों तरफ फैला, धुआं उठने लगा। डाइडेरा हंसा, अब तू समझेगा। किसी ने उसके पीछे धीरे से कदम रखे। डाइडेरा मुड़ा और उसकी सांस रुक गई। नारुतो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था,
बिना किसी खरोंच के, बिना किसी इमोशन के। एक घोंसा, सिर्फ एक, डेडारा के पेट में धंसा। हड्डियां टूटने की आवाज गूंजी। डेडारा उल्टा उछलकर पेड़ के तने पर जा गिरा। खून उसके होठों से बह निकला। डेडारा दर्द में हांफते हुए उठा। तुम जैसे बच्चे को मैं हराऊंगा। उसने एक बड़ा क्ले बर्ड निकाला। C2 ड्रैगन। नारुतो ने बिना डर, बिना चिंता, बिना किसी थॉट बस उसे देखा। डेडारा ने ड्रैगन ऊंचा उड़ाया और हवा से बम बरसाने शुरू किए। नारुतो डेवस्टेटिंग, ब्रूटल, इलेक्ट्रिक लाइक स्पीड में एक एक बम के बीच से कटता चला गया। उसकी हर मूवमेंट सर्जिकल थी, जैसे वो लड़ नहीं रहा हो, बस काम कर रहा हो। डेडारा चिल्लाया, C2 सुपर एक्सप्लोजन। पूरा जंगल सफेद पीली रोशनी से दहल गया। पेड़ टूटे, जमीन हिली, धुआं चारों तरफ फैल गया। डेडारा सीट पर हंसा। धीरे धीरे धुआं हटता है और नारुतो एक पत्थर पर बैठा था। वो अपनी कलाई के पट्टे ठीक कर रहा था, जैसे कोई रूटीन काम हो। देइदारा की आंखें फटी रह गईं। नारुतो खड़ा हुआ, उसकी चाल डरावनी शांति से भरी। देइदारा का चेहरा पसीने से भीग गया। उसे पहली बार लगा वो मर सकता है। वो हड़बड़ाकर पीछे हटा। देइदारा ने अपने कपड़े फाड़े, उसके सीने पर मुंह खोलने लगा और उसने क्ले निगलना शुरू किया। अब असली कला दिखाऊंगा, अल्टीमेट आर्ट, मेरी आखिरी अटैक। उसे लगा नारुतो डर जाएगा, पीछे हटेगा, शायद भागेगा, क्योंकि C0 ब्लास्ट कई किलोमीटर जमीन साफ कर देता है और उसने ये बात नारुतो को बता दी थी। लेकिन नारुतो, वो उसकी ओर चल पड़ा, धीरे, स्थिर, भावहीन। देइदारा घबरा गया। पास मत आना, ये ब्लास्ट तुम्हें भी उड़ा देगा। नारुतो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो देइदारा के बिल्कुल सामने पहुंच गया, एक्सप्लोजन शुरू होने के कुछ समय पहले, और उसने देइदारा का चेहरा पकड़ लिया, कलाई तोड़ने वाली पकड़। देइदारा चीख उठा। नारुतो ने कामली बोला, तुम्हारा ये ब्लास्ट मुझे नहीं रोक सकता और तुम्हें मरने का ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। देइदारा हक्का रह गया। नारुतो ने उसका पूरा हाथ जड़ से तोड़ दिया और लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड एक पंच सीधा उसकी चेस्ट पर। अंदर से लाइटनिंग चक्रा ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया और लाइटनिंग चक्रा से उसकी C0 प्रक्रिया इंस्टेंटली डिसरप्ट हो गई। देइदारा दर्द से जमीन पर गिर पड़ा, चिल्लाता हुआ। नारुतो ने उसकी गर्दन पर पैर रखा और धीरे से दबाव डाला। हड्डी टूटने की आवाज। देइदारा की आंखों की रोशनी बुझ गई। कोई चीख नहीं, एक ठंडी खामोश मौत। नारुतो ने पैर हटाया, शरीर को एक तरफ धकेला और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर सासोरी छाया में खड़ा था। वो शांत रहा। देइदारा की मौत पर कोई इमोशन नहीं। सासोरी धीरे, ये बच्चा खतरा है, बेहद ज्यादा। उसने अपने पपेट स्क्रोल को खोला, फिर बंद कर दिया। अभी नहीं, मिशन पहले। उसने एक स्क्रोल में देइदारा की बॉडी को सील किया और वो मुड़कर चला पड़ा। दूसरी तरफ सुनाडे ने जिराया और ककाशी को सास्के को वापस लाने का मिशन दिया हुआ था, क्योंकि वो नारुतो को उस पर नहीं भेज सकते थे। रास्ता चलते चलते रात होने लगी। जंगल का अंधेरा अब घना था। तभी ककाशी की शारिंगन ने कुछ देखा। पेड़ों के बीच एक शरीर। जिराया और वो तुरंत वहां पहुंचे। वो शिनोबी आधा मृत था, सांसें टूट रही थीं। ककाशी घुटनों के बल बैठा। ककाशी, किसने किया ये? शिनोबी ने मुश्किल से आंखें खोली। ओचीहा। ककाशी का दिल धड़कना रुक गया। सास्के? शिनोबी ने सिर हिलाया। हाँ, और उसके साथ ओरोचिमारू था। उसने ये किया। जिराया चिंतित हो गया। क्या हुआ था? शिनोबी की आवाज टूटने लगी। हमने उसे रोकने की कोशिश की। लड़के के पास एक नया हाथ था। वो खांसने लगा। खून उसके मुंह से बहने लगा। ककाशी ने हल्का झटका महसूस किया। सासुके के पास नया हाथ। शिनोबी ने अंतिम सांस से पहले कहा, वो उत्तर की ओर जा रहा है और ओरोचिमारू उसे किसी रिचुअल साइट पर ले जा रहा है और उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गईं। ककाशी ने उसकी आंखें बंद की। जिराया ने गंभीरता से कहा, हमें तुरंत उत्तर की ओर जाना होगा। अगर ओरोचिमारू ने रिचुअल शुरू कर दिया, सासुके हमेशा के लिए खो सकता है। ककाशी की मुट्ठियां कांप रही थीं और नारुतो, अगर उसे ये पता चला
तो वो सासुके को बिना सोचे समझे खत्म कर देगा। जिराया ने सिर हिलाया, हमें नारुतो से भी तेज होना होगा। अगले दिन दोनों बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पहुंचे। काकाशी ने शांत होकर सराउंडिंग्स को एनालाइज किया। अचानक जिराया ने बर्फ की सतह पर तिरछा निशान देखा। काकाशी ने निचले हिस्से में एक जगा हुआ कैंप फायर देखा। बहुत पुराना नहीं, सासुके और ओरोचिमारू यहीं थे कुछ घंटे पहले। काकाशी, हमें जल्दी करनी होगी। रात ढलते ही जिराया ने शिविर लगाया। काकाशी चुपचाप बैठा था पर मन जागा हुआ। जिराया ने अचानक पूछा, अगर सासुके को वापस नहीं ला सके तो क्या करोगे? काकाशी ने हल्की सांस छोड़ी। मैंने पहले भी अपने साथियों को खोया है, ओबिटो, रिन, मिनातो सेंसे। मैं दोबारा एक बच्चे को खोने नहीं दूंगा। जिराया ने गहरी आंखों से देखा। और अगर सासुके खुद वापस नहीं आना चाहे? काकाशी कुछ देर चुप रहा। ठंडी हवा उसके मांस को हिला रही थी। तो मैं उसे बांधकर वापस लाऊंगा, क्योंकि ये नारुतो को सासुके को मारते देखने से बेहतर है। जिराया ने सिर हिलाया। हम दोनों जानते हैं कि नारुतो अब अनस्टेबल है। उसकी कोल्डनेस एक दिन फट सकती है। काकाशी ने आकाश की तरफ देखा। नारुतो उस रास्ते पर जा रहा है जहां से वापसी मुश्किल है। दोनों लंबे समय तक चुप रहे। रात के गहरे अंधेरे में अचानक सैकड़ों छोटे सांप जमीन से फूट पड़े। काकाशी और जिराया तुरंत खड़े हुए। जिराया, ओरोचिमारू हमें रोकने आया है। सांपों ने चारों ओर सर्कल बना लिया, जैसे कोई वार्निंग हो। फिर एक आवाज आई, धीमी, खिंचती हुई, सर्द। पीछे मुड़ जाओ, तुम्हें सासुके नहीं मिलेगा। जिराया ने हवा में अपनी मुट्ठी कसी। ओरोचिमारू, दिख तो नहीं रहे, पर हम समझ गए कि तुम पास हो। आवाज ने ठंडी हंसी हंसी। सासुके अब मेरी प्रॉपर्टी है। काकाशी की आंखें लाल चमकी। कोई इंसान प्रॉपर्टी नहीं होता, हम उसे ले जा रहे हैं। सांपों ने फुफकारा, फिर धीरे धीरे गायब होने लगे। काकाशी ने आश्चर्य से आसपास देखा। जिराया, ओरोचिमारू केवल वार्निंग दे रहा था। वो चाहता है हम चेज करें, उसके जाल में पड़ें। काकाशी, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है, हमें सासुके को ढूंढना ही होगा। घाटी में अंधेरा उतर रहा था। ओरोचिमारू की गुफा में धुआं, जहर और गर्म चक्रा की गंध तैर रही थी। दीवारों पर सांपों की परछाइयां रेंग रही थीं। सासुके बीच में खड़ा था। नया हशीरामा सेल्स वाला हाथ हल्के हल्के चमक रही थी, जैसे उसमें कोई अनजान धड़कन बसी हो। ओरोचिमारू उसकी तरफ झुका। उसकी सांसें भारी थीं, शरीर थका हुआ। उसकी उम्र, उसके शरीर का पतन अब छुप नहीं सकता था। ओरोचिमारू कमजोर मुस्कान के साथ, अब शुरू करें सासुके? कबूतो साइड में खड़ा स्काल्पल तैयार कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। सासुके का चेहरा बिल्कुल ठंडा था, एकदम साफ, बिना किसी भाव के, जैसे भीतर कुछ टूट चुका हो या कुछ नया जन्म ले चुका हो। और तभी वो बोल पड़ा, मुझे एक आखिरी बात समझ आ गई है। ओरोचिमारू ने गर्दन तिरछी की। सासुके ने धीमे कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखों में चक्रा की हल्की सी चमक फैलने लगी। तुम मेरी ताकत चाहते हो? काबुतो हंस पड़ा। बिल्कुल, तुम ओरोचिमारू सामा के लिए परफेक्ट वेसल हो। सासुके बोला, तो मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। उसने अपना नया हाथ उठाया। उंगलियों में बिजली सी दौड़ गई। मैं किसी का वेसल नहीं हूं। अचानक चक्रा फटने जैसा आवाज हुआ। सासुके ने स्पीड से काबुतो की तरफ झपट्टा मारा। काबुतो प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। सासुके की नई बांह ने उसे गर्दन से पकड़कर पत्थर की दीवार पर दे मारा। काबुतो की पसलियों से क्रैकिंग की आवाज आई। ओरोचिमारू चौंक गया। उसने सांप हाथ निकालना चाहा, पर सासुके पहले ही उसकी ओर घूम चुका था। तुम कमजोर हो चुके हो। ओरोचिमारू ने काटने की कोशिश की, पर सासुके की एक ही पंच ने उसे पीछे फेंक दिया। ओरोचिमारू जमीन पर घिसट गया। शरीर आधा स्नेक स्टेट में, आधा इंसानी, कमजोर और थका हुआ। ओरोचिमारू, तुम ये बड़ी गलती कर रहे हो। सासुके ने कदम आगे बढ़ाया। गलती?
मैं सिर्फ एक चीज हूं, उचीहा सास्के। कबूतो ने उठने की कोशिश की, पर सास्के ने उसकी बाजू पकड़कर उसे फर्श पर पटक दिया। अब ओरोचिमारू बुरी तरह हाँफ रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। वो जानता था सास्के अब उसके बस में नहीं, कभी था भी नहीं। ओरोचिमारू पीछे सरकते हुए बोला, रुको सास्के, हम अभी भी। सास्के, हम कभी टीम नहीं थे। तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे और मैं ये बात शुरू से जानता था, इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल पहले कर लिया। ओरोचिमारू वो बच गया, मरा नहीं, पर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। सास्के चुपचाप मुड़ा, गुफा की दीवार में बिजली से एक बड़ा छेद बनाकर बाहर निकल गया। सास्के तेजी से जंगल में दौड़ रहा था, चक्रा उथल पुथल, पर उसका मन स्थिर था। उसका लक्ष्य अब ओरोचिमारू नहीं था, उसका लक्ष्य इटाची था। पर अभी उसे कोनोहा वापस नहीं जाना था, उसे कहीं सुरक्षित मिलना था। तभी हवा में दौड़ते दौड़ते उसने 2 चक्रा सिग्नेचर्स महसूस की। दोनों उसके रास्ते पर आगे खड़े थे। सास्के धीरे धीरे चला, रुक गया और बिना एक शब्द बोले उनकी आंखों में देखा। ककाशी तुरंत आगे आया, पर सास्के की हालत देखकर रुक गया। उसके कपड़ों पर खून था, नई बांह पर गहरे कट थे, आंख थकी हुई पर दृढ़। ककाशी, धीमे स्वर में, सास्के, क्या हुआ? सास्के ने ठंडी सपाट आवाज में कहा, मैं ओरोचिमारू के पास नहीं हूं, अब कभी नहीं। जिराया ने आश्चर्य से पूछा, तुमने खुद उससे लड़ाई की? सास्के का जवाब किसी पत्थर की तरह गिरा, मैंने उसे और काबुतो दोनों को कुचल दिया। वे अभी भी जिंदा हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। ककाशी ने सास्के के नए हाथ को देखा। जिराया ने गहरी सांस ली। तुम्हें गांव चलना चाहिए, सुनादे तुम्हें स्टेबलाइज करेगी। सास्के ने बात काट दी, मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया, मैंने मदद भी नहीं मांगी। ककाशी की आंखें नरम पड़ी। फिर भी हम आए, क्योंकि नारुतो के हाथों मरना तुम डिजर्व नहीं करते। सास्के ने यह सुनकर थोड़ी देर चुपचाप ककाशी को देखा, फिर बोला, नारुतो, कितना बदल चुका है? ककाशी का जवाब छोटा था, तुम सोच भी नहीं सकते। सास्के की आंखें सिकुड़ गईं, पर कोई भाव नहीं आया, जैसे वो ये खबर पहले ही अपेक्षा कर रहा था। सास्के ने एक पल सोचा, फिर बिना किसी विरोध के बोला, ठीक है, लेकिन एक बात साफ कर लो, मैं कोनोहा वापस आ रहा हूं, नारुतो की वजह से नहीं। ककाशी सिर हिलाकर बोला, हमें पता है। जिराया मुस्कुराया, हल्की पर गंभीर मुस्कान। कम से कम तुम में अभी भी अपना रास्ता चुनने की समझ है। सास्के ने उत्तर नहीं दिया, बस आगे चल पड़ा। तीनों चांदनी की ठंडी रोशनी में छायाएं बनकर गांव की ओर बढ़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि मैंने एक और चैनल को शुरू किया है उज़्माकी स्टोरी के नाम से, तो जाइए और उसे सब्सक्राइब करें। वहां पर भी मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं, क्या होता अगर नारुतो पावर की तलाश में एक मॉन्स्टर बन जाता। वहां वीडियो जल्दी ही आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।